हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ सोशियोलॉजी सीरीज। इसमें हम थिंकर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट थिंकर जो हम करेंगे वो करेंगे कार्ल मार्क्स। इससे पहले वाले चैप्टर में फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उस नोट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको पढ़कर उसे समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम थिंकर्स स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही आराम से हम डिटेल में थिंकर्स को करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएँगे और जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की, वो भी मैं आपको थ्योरी के नीचे एक समराइज़्ड फॉर्म में दे दूँगी, ताकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकें। बाकी आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो इनकी थ्योरीज़ को समझने से पहले हम थोड़ी बहुत इनकी लाइफ़ के बारे में जानते हैं, इनके स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं, तब हम इनकी थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ट्रायर एक टाउन है वहाँ पर, और इनका जन्म होता है 5th मई 1818। तो 5th मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है ट्रायर टाउन, जो कि जर्मनी में है। इनके फादर जो हैं हेनरिच, ये जर्मन थे, जर्मन जूइश। और इनकी जो मदर थी ये हॉलैंड की थी और ये भी जूइश थे। तो जो इनके फादर थे हेनरिच, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनलाइटनमेंट आइडियाज। तो वो वोल्टेयर से, इमैनुअल कांट से, इन सब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो हेनरिच वोल्टेयर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वोल्टेयर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे। हेनरिच भी उनके आइडियाज़ को फॉलो करते थे। तो उस टाइम पे प्रूशिया में मोनार्की थी जिसमें एक किंग रूल करता था। लोगों के पास अपने राइट्स नहीं थे और कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हेनरिच जैसे लोग चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आए जिसमें हर सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइंड हो। एग्जाम्पल के लिए आज आज के ज़माने में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें हर सिटीजन के इक्वल राइट्स देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन। तो हेनरिच इस तरीके का सिस्टम प्रूशिया में लाना चाहते थे। तो उन्होंने रैलीज, मीटिंग्स और डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जहां लोग डिमांड करते थे कि मोनार्की खत्म हो और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए। तो ये एजिटेशंस वगैरह में भी पार्ट लेते थे और ये इनका थोड़ा बहुत इनके फादर का बैकग्राउंड है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जर्मनी में ज्यूस की जिंदगी जो थी वो आसान नहीं थी। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ। ना उन्हें सरकारी नौकरी मिलती थी, ना स्कूल्स में एडमिशन। सोसाइटी के रूल्स उन्हें आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते थे। तो हर जगह नो ज्यूज अलाउड, नो ज्यूज अलाउड, इस तरीके का स्कूल में, ऑफिसेज में इस तरीके का गेट पे बोर्ड लगा होता था। तो जो कार्ल मार्क्स के फादर है हेनरिच मार्क्स, उनका एक तरफ उनका रिलीजन था और दूसरी तरफ फैमिली का फ्यूचर। तो एक तरफ रिलीजन था और दूसरी तरफ फैमिली का फ्यूचर। तो फाइनली वो एक टफ डिसीजन लेते हैं और वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये उनके लिए एक रिलीजियस डिसीजन नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी थी अपने बच्चों के लिए एक सेफर जिंदगी बनाने की, क्योंकि ज्यूइश के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता था उस टाइम पे जर्मनी में। वहां पर जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो भी उनको बहुत कम मिलती थी। तो उस टाइम के जर्मनी में क्रिश्चियन होने पर लोगों के पास करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यूइश से ज्यादा होती थी। तो ज्यूइश होने की वजह से उन्हें सोसाइटी और प्रोफेशन में चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि रिलीजन को चेंज करने से उनकी फैमिली के लिए बेटर चांसेस मिलेंगे। तो वो अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के फ्यूचर को चूज करते हैं। तो ये उनके थोड़ा बहुत फादर के बारे में था, उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में था कि कैसे उनके फादर ने कैसे वो लोग जूइश थे और वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, और जूइश के साथ किस किस तरीके की चीजें होती थी। तो ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये अपने आसपास की दुनिया ऑब्जर्व कर रहे थे। एक तरफ अमीर, ये देखते हैं कि एक तरफ अमीर लोग प्रिविलेजेस का मजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूर अपने पसीने में डूबे काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ज्यूस को पब्लिक स्पेसेस में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो मार्क्स ये सारी चीजों को देख रहे थे और इन सारी चीजों का असर कार्ल मार्क्स पे हो रहा था। तो उनके फादर के बारे में बताने के लिए, जो प्रूशिया की कहानी मैंने आपको बताई है, जूइश से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, ये सारी मैंने चीजें इसलिए बताई कि ये सारी चीजें मार्क्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी। ये सारी चीजों का असर हो रहा था कार्ल मार्क्स पर। तो
एक दिन मार्क्स अपनी टेबल पर बैठते हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, तो उनके माइंड में सवाल घूम रहे थे, क्यों कुछ लोग प्रिविलेज एंजॉय करते हैं और क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, तो क्यों सोसाइटी का सिस्टम इतना अनफेयर है। तो ये सवाल ही उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज का शुरुआत बन गए। तो यहीं से उनका ये जो आइडियाज है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सवाल उनके, ये क्वेश्चंस उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज का शुरुआत बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो देख रहे थे कि किस तरीके से गरीबी है, किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने ज्यादा इनइक्वालिटी है समाज में, जूइश के साथ किस तरीके का बर्ताव है। तो ये सारी चीजें उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी। अब हम देखते हैं कि जर्नी ऑफ यंग कार्ल मार्क्स। तो ट्रायर से जब ये 17 ईयर्स की एज होती है इनकी, 1835 के आसपास, इनको बॉन भेज दिया जाता है। बॉन भी जर्मनी में है। तो इनके फादर इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी में भेज देते हैं 1835 के आसपास या 1835 में। तो इनके फादर चाहते थे कि कार्ल मार्क्स लॉयर बने। तो लॉ पढ़ने के लिए इनके फादर इनको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, जो कि जर्मनी में है, वहां भेज देते हैं। लेकिन मार्क्स का जो दिल है वो लॉ की किताबों में नहीं लगता था। वो दिन भर लॉ पढ़ने की कोशिश तो करते थे, पर देर रात तक अपने दोस्तों के साथ कैफे में और फिलोसफिकल और सोशल इश्यूज पर डिबेट करते थे। तो उन्हें लॉ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें फिलोसफी और लिटरेचर पे ज्यादा फोकस था उनका। फिलोसफी और लिटरेचर पे भेजा तो उनके फादर ने उन्हें लॉ पढ़ने के लिए था, लेकिन उस पे उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट जो मेन था वो फिलोसफी और लिटरेचर पे था। तो 1836 में मार्क्स के फादर ने उन्हें बर्लिन भेजने का फैसला लिया, जहां ज्यादा डिसिप्लिन और एकेडमिक्स के लिए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट था। तो यहाँ क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन है वहां पर वो ज्यादातर इस पे फोकस कर रहे थे, फिलोसफी पे, लिटरेचर पे, और उनके लॉ में बहुत ज्यादा लो ग्रेड्स आ रहे थे। उनका एक केयर फ्री एटीट्यूड था। तो उनके फादर डिसाइड करते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से अब इनको बर्लिन भेज दिया जाए। तो उनको बर्लिन भेजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहां का जो डिसिप्लिन और एकेडमिक्स का एनवायरनमेंट था वो ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो फिर अब ये बॉन से बर्लिन जाते हैं। तो यहाँ पर मेन, अब ये कहानी पूरा समझाने का यही है कि यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस होंगे हीगल के आइडिया से, यहाँ पर बर्लिन में। तो जब उनकी हम थ्योरी पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो हम देखेंगे कि उन्होंने हीगल से डायलेक्टिक्स लिया है, फेयरबैक से उन्होंने मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया है। तो इसलिए ये सारी मैं कहानी समझा रही हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब एक स्टोरी के थ्रू हम चीजें समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से अब वो गए बर्लिन। एक साल के अंदर अंदर उनके फादर ने उनको वहां से निकाल दिया और बर्लिन भेज दिया। यहाँ पर वो हीगल के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होंगे। तो बर्लिन में शुरू होता है एक नया चैप्टर। यहाँ मार्क्स का मन पढ़ाई पर लग गया, लेकिन लॉ से ज्यादा अब उनका इंटरेस्ट हीगल की फिलॉसफी में था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने उन्हें एक सीरियस और कमिटेड स्टूडेंट तो बना ही दिया था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ड्यू टू हीगल इन्फ्लुएंस ही अबेंडेंड लॉ एंड जॉइंट फिलॉसफी। बर्लिन में वो फिलॉसफी, क्योंकि वो हीगल के आइडिया से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अब वो उनके इन्फ्लुएंस में, ड्यू टू हीगल इन्फ्लुएंस, ही अबेंडेंड लॉ एंड जॉइंट फिलॉसफी। तो हीगल के आइडियाज ने मार्क्स को डीपली इंस्पायर किया। उन्होंने हिस्ट्री और सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स को हिस्ट्री और सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स को एक नई तरीके से देखना सीखा। लेकिन मार्क्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे हीगल को। तो उन्होंने हीगल के आइडियाज को भी क्रिटिकली चैलेंज करना शुरू किया। अभी हम आगे देखेंगे जब हम ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये इंस्पायर हुए, हिस्ट्री और सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को एक नई तरीके से सीखा कि कैसे चेंज होता है, कैसे एवोल्यूशन होता है। लेकिन हीगल को कहाँ ये ब्लाइंडली फॉलो करने वाले थे, उनको भी क्रिटिसाइज किया। तो हीगल हीगल कैसे क्रिटिसाइज किया इन्होंने, थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं, तो हीगल कहते थे कि हिस्ट्री आइडियाज का एवोल्यूशन है। हीगल का मेन फोकस था आइडियलिज्म पे। तो हीगल कहते थे कि आइडियाज की वजह से हिस्ट्री में एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मार्क्स कहते थे कि जो हिस्ट्री में एवोल्यूशन हो रहा है वो इकोनॉमिक
और मटेरियल कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो ये फोकस करते थे मटेरियलिज्म पे। तो हीगल फोकस करता था आइडियलिज्म पे। मार्क्स कह रहे थे कि आइडियलिज्म की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, आइडियलिज्म की वजह से हिस्ट्री का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि इकोनॉमिक और मटेरियल कंडीशन जब चेंज होती है, वेन एवर देर इज चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तब जाके हिस्ट्री चेंज होती है। ये मैं आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाले में डिटेल में कराऊंगी। तो हीगल का फोकस था आइडियाज पे, थॉट्स पे। हीगल कहते थे रियलिटी इज इन माइंड, तो वो कॉन्शियसनेस पे ज्यादा वो करते थे। वो कहते थे कि जो आइडिया है वो रियल है। और हीगल, अब कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस थे हीगल से। और हीगल किससे इन्फ्लुएंस थे? हीगल इन्फ्लुएंस थे सोक्रेट्स से। तो सोक्रेट्स ने इन्फ्लुएंस किया हीगल को, हीगल ने इन्फ्लुएंस किया कार्ल मार्क्स को। ठीक है। तो हीगल कहते थे आइडिया इज रियल। फिर हम आगे देखेंगे यंग हिगेलियंस का एक वर्ड देखेंगे। यंग हिगेलियंस कौन थे? स्टूडेंट ऑफ हीगल थे। तो वहां पर फ्योरबैक आएंगे। तो वो कहेंगे, अब हीगल क्या कह रहा है? आइडिया इज रियल। जो यंग हिगेलियंस है, जो हीगल के ही स्टूडेंट है, वो उनको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कह रहे हैं कि मटीरियल इज रियल। तो फोकस करेंगे मटीरियलिज्म पे। फ्योरबैक, हीगल फोकस कर रहे हैं आइडियलिज्म पे, ये फोकस कर रहे हैं मटीरियलिज्म पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। सोक्रेट्स से हीगल ने क्या लिया? सोक्रेट्स से हीगल ने डायलेक्टिक्स लिया। डायलेक्टिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। तो ये इसलिए स्टोरी ये समझो, ये बायोग्राफी फालतू में नहीं है, ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आगे सारी चीजें आपको आसानी से समझ आएगी जब आप बायोग्राफी पढ़ लोगे, और ये जो डॉट्स है ये कनेक्ट कर लोगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी। ठीक है। तो बर्लिन में मार्क्स ने यंग हेगेलियंस ग्रुप ज्वाइन किया, जहां नए नए थॉट्स और बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। यहाँ मार्क्स के नए आइडियाज और रिफाइन होने लगे। वो आप सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि नए सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में भी सोच रहे थे। तो ये हिगेलियंस ग्रुप है। ये यंग हिगेलियंस हीगल्स के स्टूडेंट्स होते थे। तो कुछ उनको क्रिटिसाइज भी करते थे, जिसमें से कार्ल मार्क्स भी थे, फ्योरबैक भी थे उसमें। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि आई विल क्रिएट आइडियाज दैट विल चेंज सोसाइटी फॉर एवर। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज हिम एज रेवोल्यूशनरी। ये दिखाते हैं कि ये कितना रेवोल्यूशनरी थे। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं, उनके फादर का बैकग्राउंड देखा हमने, फिर वो सारी चीजें, जैसे उनके फादर कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी, जूइश से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। फिर उन्होंने धीरे धीरे चीजें देखी, ज्यूज अलाउड नहीं थे, इनइक्वालिटी देखी, कैसे वो बॉर्न में आए, फिर कैसे वो बर्लिन में आए, वहां पे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए हीगल से। तो ये सारी चीजें अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे उनको रेवोल्यूशनरी बना रही है ये सारी चीजें। तो ये हो गया। तो मार्क्स को ये समझ आया कि थ्योरीज तभी इम्पैक्टफुल होती हैं जब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। तो फैक्ट्री वर्कर्स और सोसाइटी के हार्श कंडीशंस को देखकर उन्होंने अपनी थ्योरी को रियलिटी के साथ जोड़ना शुरू किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर 1841 में कार्ल मार्क्स टुक हिज डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो 1841 में इनको डिग्री मिलती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर 1843 में इनकी शादी होती है जेनी से। ही मैरिड जेनी इन 1843 एंड मूव टू पेरिस। 1841 में इनको यहाँ से अपनी डिग्री मिली डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की। उसके बाद 1843 में ही मैरिड जेनी, और ये शिफ्ट हो जाते हैं पेरिस में। 1844 में ये पेरिस मेन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं। और यहाँ पर ये जब ये पेरिस मेन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पर ये अपना एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी थ्योरी से रिलेटेड है। जो आपका सिलेबस में थ्योरी है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये अपने एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। और पेरिस में ही फर्स्ट टाइम वो एंजल्स से मिलते हैं। एंजल्स, तो एंजल्स वाज लाइक बेस्ट बडी ऑफ मार्क्स। ये एंजल्स बहुत ज्यादा रिच थे, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे, तो एक तरीके का फाइनेंसर की तरह भी एक्ट करते थे कार्ल मार्क्स की तरह। एंड ही वाज लाइक बेस्ट फ्रेंड ऑफ मार्क्स। ठीक है। सो मार्क्स
अब मार्क्स जब पेरिस में है तो वहां पर उन्होंने पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, वहां पर उन्होंने पहली बार एलिनेशन के बारे में बताया, वहां पर वो एंजल से मिलते हैं। पेरिस में ही उन्होंने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा एंड ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सोशलिस्ट मूवमेंट। अब वो पेरिस में अपने आप को सोशलिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पेरिस 1845 में। उनको पेरिस से निकाल दिया जाता है एंड देन फ्रॉम पेरिस ही मूव टू ब्रूसल्स। अब जब ये ब्रूसल्स में आते हैं तो ही कम इन कांटेक्ट विद कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे ब्रूसल्स में आते आते हैं। जब ये पेरिस से सोशलिस्ट मूवमेंट में क्योंकि ये इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको निकाल दिया जाता है, फिर ये ब्रूसल्स जाते हैं। ब्रूसल्स में ही केम इन कांटेक्ट विद कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप। ये जो कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप थी ये कम्युनिज्म को प्रमोट करती थी एंड कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप आस्क्ड मार्क्स टू ड्रॉ अप वर्कर चार्टर। ये मार्क्स कहते हैं कि वर्कर चार्टर बनाओ और फिर ये यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाते हैं 1848 में। ठीक है, तो ये 1848 में मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। 1848 में मार्क्स एंड एंजल्स जो उनके फ्रेंड थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं। इसमें उन्होंने बुर्जुआज और प्लोरिटेरिएट बुर्जुआज और प्लोरिटेरिएट के बीच का स्ट्रगल समझाया और कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अपने आप कोलैप्स करेगा और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का रास्ता बनाएगा। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1848 में फ्रेडरिच एंजल्स एंड कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं जिसमें वो बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच के स्ट्रगल्स को समझाते हैं और कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो अपने आप कोलैप्स करेगा और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए रास्ता बनेगा। तो मार्क्स कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरतो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा गया है, यानी सोसाइटी के हर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। जब भी सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब भी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करेगी उसके पीछे का कारण होगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लास स्ट्रगल। जैसे फ्यूडलिज्म का एंड और कैपिटलिज्म का राइज क्लास टेंशन के कारण हुआ। ठीक है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताएंगे। जब हम क्लास स्ट्रगल्स के बारे में देखेंगे तब हम इस चीज को डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब भी सोसाइटी चेंज होगी, वो होगी क्योंकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इनकी लाइफ इन लंदन देखते हैं, फिर जर्मनी से लंदन शिफ्ट होते हैं। 1849 में ये लंदन जाते हैं और अर्ली लाइफ इनकी लंदन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। इनके 7 बच्चे थे जिसमें से 3 ही सर्वाइव कर पाए और जो 4 थे वो मालन्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीबी और बीमारियों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मार्क्स के जो दोस्त थे फ्रेडरिच एंजल्स, उनका वो जिनसे वो पेरिस में मिले थे, हर कदम पर उनका साथ दे रहे थे। तो मार्क्स इन लंदन ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्कॉलर नॉट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। तो ये स्कॉलर की लाइफ इन्होंने यहाँ पे जी। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में बैठ के पूरा दिन भर सिर्फ पढ़ते रहते थे किताबें। यहाँ पर वो इकोनॉमिक हिस्ट्री और अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डेवलप करते रहते थे, पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहते थे। लेकिन उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी थी, वो गरीबी से भरी हुई थी। कई बार नए कपड़े या बेसिक ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसे तक नहीं होते थे उनके पास। तो एक स्कॉलरली लाइफ़ इन्होंने यहाँ पर जी। अब इसी स्ट्रगल के बीच में मार्क्स ने दास कैपिटल लिखे, बहुत इम्पोर्टेंट है। लंदन में ये दास कैपिटल लिखते हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक डिटेल एनालिसिस था। यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को इस बुक में डिटेल फर्स्ट वॉल्यूम लिखते हैं और इसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिटेल में एनालाइज करते हैं। यहाँ पर ये सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं कि कैसे वर्कर्स की मेहनत का असली फल
कैपिटलिस्ट ले जाते हैं और वर्कर्स को उनकी पूरी मेहनत का हिस्सा नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ये लिखते हैं 1867 के आसपास। तो मार्क्स सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ये समझाते हैं कि आज भी किस तरीके से इनका जो ये कॉन्सेप्ट है आज भी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम्स और इनइक्वालिटी को समझने के लिए एक अहम टूल है। कैसे वर्कर्स की मेहनत का फल कैपिटलिस्ट ले जा रहे हैं और वर्कर्स अपनी उनको सिर्फ लो वेजेस वर्कर्स को सिर्फ लो वेजेस मिल रही है, उनकी पूरी मेहनत का हिस्सा अभी भी नहीं मिल रहा है और ये आज भी रेलेवेंट है ये चीजें। तो आपके सिलेबस में 4 थ्योरीज हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल्स, एलिनेशन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। इनसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से अगर हम देखें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? तो मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन्स सोसाइटल चेंज। इसको हम सोशल चेंज थ्योरी भी कहते हैं। तो अगर इसकी जगह सोशल चेंज थ्योरी बोल दिया जाए एग्जाम में, तो मतलब आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ही समझाना है। तो एक्सप्लेन्स सोसाइटल चेंज थ्रू इकोनॉमिक एवोल्यूशन। तो इकोनॉमिक एवोल्यूशन से किस तरीके से सोसाइटल चेंज आ रहा है, उसमें वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी कैसे थी, फिर एंशियंट सोसाइटी कैसे आई, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर लास्ट में सोशलिज्म एक ट्रांजिशन फेज होगा और लास्ट में कम्युनिज्म आएगा। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू ये समझाते हैं। अगर हम PYQs देखें, तो एनालाइज द सेलिएंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एनालाइज मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हिगेलियन डायलेक्टिक्स। हिगेलियन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीगल जो था वो आइडिया पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन मार्क्स जो है वो मटेरियल पे ज्यादा फोकस करते थे। तो हीगल के अकॉर्डिंग सोशल चेंज, यहाँ पर ये थ्योरी क्या है? सोशल चेंज थ्योरी। तो हीगल के अकॉर्डिंग सोशल चेंज आता है ड्यू टू चेंजेस इन द आइडियाज। हमारे आइडियाज चेंज होते हैं, उसी वजह से सोशल उसी उसी के साथ हिस्ट्री चेंज होती है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं मटेरियल कंडीशंस चेंज होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है, उसकी वजह से हिस्ट्री चेंज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फिर क्लास स्ट्रगल्स पे भी क्वेश्चन है। What is class? Do you think that Weber's contribution to social stratification are different from that of Marx? तो बहुत सारे क्वेश्चन कंपैरिजन वाले भी आएंगे। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लास स्ट्रगल एज कंसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। ये क्वेश्चन आ रहा है। एलिनिएशन पे भर भर के क्वेश्चन आ रखे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है एलिनिएशन पे भी, वो हम देखेंगे जब हम थ्योरी देखेंगे। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन इनकी थ्योरी है, उस पर भी क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक टॉपिक है, वो हम इसको डिटेल में करेंगे। सो ये सारी चीजें हम आराम से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो पूरा अगर मैं सम अप करूं तो मार्क्स सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक फाइटर भी थे। तो डिबेट में उनका पैशन और लॉजिकल अप्रोच हर किसी को इम्प्रेस करता था। तो जब क्रिटिक कहते थे कि तुम्हारा जो ये सोशलिज्म, जब क्रिटिक मार्क्स को कहते थे डिबेट के टाइम पे कि तुम्हारा जो ये सोशलिज्म का आइडिया है, ये एक सपना है, ये एक यूटोपिया है, तो ये कभी रियलिटी नहीं बनेगा। तो मार्क्स बहुत कामली रिप्लाई करते थे। मार्क्स कहते थे तुम इसे यूटोपियन कहते हो क्योंकि तुम्हें स्टेटस को में जीने की आदत है, लेकिन हर बदलाव एक सपने से ही शुरू होता है, हर चेंज एक थॉट से ही शुरू होता है। तो ये मतलब ये क्या बता रहे हैं कि थिंकर नहीं है, एक फाइटर भी थे। तो अगर हम इनकी फैमिली लाइफ को अगर हम सम अप करें, तो मार्क्स की एक पैशनेट पॉलिटिकल लाइफ के पीछे एक नर्चरिंग फैमिली मैन भी छुपा था। तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी हमेशा वक्त निकाला। ठीक है, मार्क्स के आइडियाज एक फिलोसफर से ज्यादा एक रिफॉर्मर की तरह थे। तो उन्होंने सोसाइटी के कोर स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए नए डायमेंशंस दिए। जैसे सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी में उन्होंने क्लास और सोशियोलॉजी में उन्होंने क्लास स्ट्रगल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताया। इकोनॉमिक्स में देखें हम तो उन्होंने कैपिटलिज्म के फ्लॉज के बारे में बताया और सरप्लस वैल्यू के बारे में बताया। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी। फिर पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स का फाउंडेशन रखा। तो ये सारी चीजें थी। अब उनके कुछ फेमस कोट्स हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो वो कहते थे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। तो मार्क्स के कहते थे कि रिलीजन एक ऐसा टूल है जिसे रूलिंग क्लास एक ऐसा टूल है
जिसे रूलिंग क्लास ऑप्रेस्ड लोगों को पैसिफाई करती है। ये एक टूल है जिससे रूलिंग क्लास ऑप्रेस्ड लोगों को पैसिफाई करती है। रिलीजन एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है जो रियल इश्यूज से ध्यान हटाकर चेंज की मांग को दबाता है। ठीक है, तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल या रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। फिर एक और इनका फेमस कोट है, ये आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, तो कैपिटल इज डेड लेबर विच वेम्पायर लाइक लिव्स ओनली बाय सकिंग लिविंग लेबर। तो ये एक्सप्लॉइटेशन और कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटल जो है वो डेड लेबर है, जो ये दिखाता है कि कैपिटलिज्म में वेल्थ का क्रिएशन सिर्फ लेबर के एक्सप्लॉइटेशन से होता है। इस सिस्टम में कैपिटल एक वेम्पायर है। तो कैपिटल एक वेम्पायर की तरह लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करता है। फिर एक और है उनका, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो ये जो स्लोगन है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये दिखाता है कि क्लास सॉलिडारिटी के बिना लिबरेशन पॉसिबल नहीं है। क्लास सॉलिडारिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिबरेशन। तो यहाँ पे कलेक्टिवनेस की बात वो कर रहे हैं। जब वर्कर्स यूनाइट होते हैं तभी एक्सप्लॉइटेशन की चेन तोड़ना मुमकिन होगा। तो यहाँ पे सॉलिडारिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, वर्कर्स को यूनाइट होने के लिए कहते हैं। फिर एक है, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रिटेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। मार्क्स कहते हैं कि द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट, जो थ्योरी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ समझकर थ्योरी आप लिखने की बजाय उसका यूज सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होना चाहिए। तो इंटरप्रेट तो करते हैं, लेकिन उसका यूज भी करो, उस थ्योरी का यूज करो जिससे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये चीज ये कहते हैं। अब अगर मैं आपको गॉड फादर्स ऑफ कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊं, तो पहले हम देखते हैं हीगल के बारे में। तो हीगल क्या था? हीगल का मेन फोकस था ऑन आइडियाज, ऑन थॉट। हीगल कहते थे रियलिटी इज इन द माइंड। तो आइडियाज पे फोकस था, आइडिया सब कुछ है। तो हीगल फोकस कर रहे हैं आइडिया पे। हीगल कह रहे हैं आइडिया इज रियल है, जो है आइडिया है। जो भी रियलिटी है, जो कुछ भी अगर मैं देख रहा हूँ उससे जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है बस वही सच है, वही रियलिटी है। तो फिर एक स्टूडेंट आते हैं हीगल के, फेयरबाख। ये कहते हैं, ये इन्हीं के स्टूडेंट हैं लेकिन इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं मटीरियल इज रियल, जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, वो रियल है, ना कि आइडियाज रियल है। तो ये फोकस करते हैं मटीरियलिज्म पे, ये फोकस कर रहे हैं आइडियाज पे। जो मैं चीजों को देख के समझ पा रहा हूँ, अपने दिमाग में समझ पा रहा हूँ, वो आइडियाज मेरे लिए रियल है। ये कहते हैं आइडियाज नहीं रियल होते, मटीरियल रियल है, जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, वो रियल है। वो मटीरियलिज्म पर फोकस कर रहे हैं। तो सोक्रेट्स से इन्फ्लुएंस थे हीगल, और हीगल से इन्फ्लुएंस थे मार्क्स। अब सोक्रेट्स से हीगल ने डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट लिया। अब सोक्रेट्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब सोक्रेट्स के लिए था डिस्कशंस, डिबेट्स। तो नॉलेज कैन बी डेवलप थ्रू डिस्कशन। सोक्रेट्स क्या कहते थे कि नॉलेज कैन बी डेवलप थ्रू डिस्कशन। तो सोक्रेट्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हीगल सोक्रेट्स से लेते हैं। तो हीगल क्या कहते हैं, व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियलिटी? तो हीगल कहते हैं रियलिटी इज merely द मैनिफेस्टेशन ऑफ one's माइंड। रियलिटी इज merely द मैनिफेस्टेशन ऑफ one's माइंड। हीगल कहते हैं माइंड इवॉल्व होता रहता है, रैशनल होता रहता है, और जब ये
एकदम अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंच जाएगा। माइंड हमारा इवॉल्व हो रहा है, रैशनल होता जा रहा है, और जब मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंच जाएगा, जब वो माइंड इवॉल्व होते होते अपनी अल्टीमेट जेनिथ पे पहुंच जाएगा, तब वो एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ भी आप इसे कह सकते हो, उसको पालेगा। एब्सोल्यूट स्पिरिट के लिए वो वर्ड जीस्ट भी यूज करते हैं। तो माइंड पर फोकस है इनका कि माइंड इवॉल्व होता रहेगा, रैशनल होता रहेगा, और जब वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंचेगा तो वो एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ या जीस्ट इसको पालेगा। तो ये कह रहे हैं। अब ये जो मैक्सिमम एक्सटेंड है माइंड का, रैशनल रैशनल होते होते जो ये मैक्सिमम एक्सटेंड है, जो ये जहां ये एब्सोल्यूट स्पिरिट पाएगा, वहां पर पहुंचे कैसे, हाउ टू रीच देयर। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हीगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डायलेक्टिक्स का। तो जो ये मैक्सिमम एक्सटेंड है, अपने माइंड को एक अल्टीमेट जेनिथ तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप डायलेक्टिक्स यूज करेंगे। और डायलेक्टिक्स किसका कॉन्सेप्ट है? सोक्रेट्स का। सोक्रेट्स के हिसाब से डायलेक्टिक्स क्या है? डिस्कशंस और डिबेट। सोक्रेट्स क्या कहते हैं? नॉलेज कैन बी डेवलप थ्रू डिस्कशंस। ठीक है, तो सोक्रेट्स डायलेक्टिक्स को कह रहे हैं, सोक्रेट्स के हिसाब से डायलेक्टिक्स है डिस्कशन, हीगल के हिसाब से डायलेक्टिक्स है कॉन्ट्राडिक्शंस। डायलेक्टिक्स का मतलब हीगल के दिमाग में है काउंटर थॉट। तो हीगल कहते हैं कि आपका माइंड मैक्सिमम एक्सटेंड तक, एब्सोल्यूट स्पिरिट तक या अल्टीमेट ट्रूथ तक जब पहुंचेगा, जब कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, जब एक थीसिस होगी, एक एंटी थीसिस होगी, और फिर सिंथेसिस होगा। ये साइकिल चलती रहेगी, और ये साइकिल जब तक चलेगी जब तक आप एब्सोल्यूट ट्रुथ या स्पिरिट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये जो डायलेक्टिक्स है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये जो काउंटर थॉट है, ये आपके माइंड को मैक्सिमम एक्सटेंट तक लेके जाएगा। जब आप कॉन्ट्राडिक्शंस, जब आप थीसिस अपनी कुछ रखोगे और फिर उसके अगेंस्ट एंटी थीसिस आएगी, फिर आप एक सिंथेसिस लेके आओगे। ठीक है, ये थीसिस जो होगा, ये होगा ये जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन। ये थीसिस में होगा जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन। एंटी थीसिस क्या होगा? जो इस जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन को नेगेट करेगा, नेगेशन देगा उसका। फिर आप बीच में एक एक कह सकते हो मिडिल पाथ। ये वर्ड यूज नहीं करना, आपको वर्ड सिंथेसिस ही यूज करना है। तो आप जब बीच की चीज पे पहुंचोगे कि जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन है और एक दिस इज थीसिस, और एंटी थीसिस इज निगेशन जो टोटली इसे नेगेट कर रहा है, फिर आप काउंटर थॉट्स के थ्रू एक सिंथेसिस में पहुंचते हो। फिर नेक्स्ट साइकिल में ये जो सिंथेसिस है, ये जो सिंथेसिस निकला, ये थीसिस से एंटी थीसिस से ये जो सिंथेसिस निकला, ये सिंथेसिस नेक्स्ट साइकिल में बन जाएगा आपका थीसिस, और उसके अगेंस्ट एक और आ जाएगा एंटी थीसिस। यहां से जो आपका सोल्यूशन निकला, यहां पर कोई भी चीज थी, कुछ एक जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन था थीसिस में, यहां पर उस ओपिनियन को एंटी थीसिस नेगेट कर रहा था। आप लोग मिडिल पाथ पर आते हो, सिंथेसिस बनाते हो, तो एक सोल्यूशन आता है। फिर क्या होगा? वही सोल्यूशन नेक्स्ट साइकिल के लिए थीसिस बन जाएगा। फिर अगेंस्ट उस सोल्यूशन के अगेंस्ट एक और एंटी थीसिस आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिलाकर सिंथेसिस आएगा। तो ये साइकिल जब तक चलती रहेगी, जब तक आप लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ या अल्टीमेट एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ या जिसे हम जीस्ट भी कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच जाते। तो आपका माइंड अल्टीमेट ट्रूथ तक कैसे पहुंचेगा? बाय यूजिंग डायलेक्टिक्स। तो सोक्रेट्स के हिसाब से डायलेक्टिक्स का मतलब था डिस्कशन, और हीगल के हिसाब से डायलेक्टिक्स का मतलब था काउंट्राडिक्शंस, काउंटर
थॉट, तो जब कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, काउंटर थॉट आपके दिमाग में आएंगे और आप उस काउंटर थॉट को ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की साइकिल से आप एब्सोल्यूट ट्रुथ पे पहुंचोगे, तब आपका माइंड एकदम फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हीगल एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री कैसे समझाते हैं, ये देखते हैं। मार्क्स का हम देखेंगे, मार्क्स एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री बताएंगे थ्रू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, 5 स्टेजेस से वो बताएंगे। ठीक है, तो अब हीगल कैसे बता रहे हैं, तो हीगल देते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। हीगल कहते हैं कि पहले फैमिली था, फिर धीरे धीरे सिविल सोसाइटी आई, फिर स्टेट आया, और जो ये स्टेट है ये लास्ट स्टेज है। अब ये एवोल्यूशन बता रहा है कि कैसे स्टेट का कॉन्सेप्ट आया या एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, इससे हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है या एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री कैसे हो रही है। तो हीगल कहते हैं कि ये जो फैमिली है, इसमें जो ह्यूमन का थॉट है वो पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म की तरफ है, मतलब वेलबींग ऑफ ओन पीपल। यहाँ पर लोग यहाँ पर जो इंसान है वो अपनी फैमिली के वेलबींग के लिए सोचता है, तो पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म है यहाँ पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये स्टेज आती है सिविल सोसाइटी की। यहाँ पर जो ह्यूमन थॉट है वो यूनिवर्सल इगोइज्म का है, ह्यूमन थॉट यूनिवर्सल इगोइज्म का है। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, बाकी लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं बात करेंगे। तो पीपल थिंक अबाउट देयर ओन वेलफेयर, नॉट फॉर ऑल पीपल्स वेलफेयर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म है। पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म मतलब कि दे आर थिंकिंग ऑफ, यहाँ पर ह्यूमन का जो थॉट है, ह्यूमन थॉट इज थिंकिंग द वेलबींग ऑफ ओन पीपल। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल इगोइज्म आ जाएगा, जहां पर लोग सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, बाकी किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं करेंगे। फिर लास्ट स्टेज आती है स्टेट। ये जो लास्ट स्टेज है, यहाँ पर एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ या जीस्ट ये अटेन होगा। तो अकॉर्डिंग टू हेगल, स्टेट इज गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। तो यहाँ पे वेलबींग ऑफ ऑल पीपल के बारे में बात होगी, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म आ जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म था, यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, अपने लोगों के बारे में बात कर रहे थे और अपने लोगों के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में बात होगी, ओन वेलफेयर की बात में होगी। और जब आप स्टेट पे पहुंचोगे, जो लास्ट स्टेज है, हियर यू विल अटेन एब्सोल्यूट स्पिरिट या अल्टीमेट ट्रुथ। यहाँ पर आप यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म पर फोकस करोगे, वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल, वेलबींग ऑफ ऑल, इसके बारे में सोचोगे। तो हीगल कहते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो चेंजेस आ रहे हैं कि फैमिली से सिविल सोसाइटी की तरफ चेंज हुआ, फिर सिविल सोसाइटी से स्टेट की तरफ चेंज हुआ, ये जो चेंजेस है, ये जो प्रोग्रेस है, ये इसका कॉज है आइडियाज। तो कॉजेज है क्योंकि आइडियाज चेंज हो रहे हैं, ह्यूमन थॉट चेंज हो रहा है, इसलिए इस तरीके से सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। तो एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ये किसके थ्रू बता रहे हैं, आइडियाज के थ्रू बता रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन आइडिया था, ह्यूमन थॉट था पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म, फिर ये आइडिया चेंज हुआ, अब ह्यूमन आइडिया चेंज होकर यूनिवर्सल इगोइज्म पर फोकस कर रहा है, फिर ह्यूमन आइडिया चेंज हुआ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म पर। तो एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री किसकी वजह से हो रही है, आइडियाज की वजह से हो रही है। तो ये जो सोसाइटी चेंज हो रही है, इसका मेन कॉज क्या है, आइडियाज में चेंज हो रहा है। और लास्ट स्टेज आप पहुंच जाओगे एब्सोल्यूट स्पिरिट पे, यूनिवर्सल ट्रुथ पे, जो कि लास्ट स्टेज है आपकी स्टेट। यहाँ पे यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म आ जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शंस एट द लेवल ऑफ आइडियाज इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस एट द लेवल ऑफ आइडियाज या माइंड, जो भी आपके माइंड और आइडियाज के लेवल पे कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, वही आपका डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है। तो डायलेक्टिकल क्या हो गया, यहाँ पर डायलेक्टिकल का मतलब इन्होंने क्या समझा था, कॉन्ट्राडिक्शन।
डायलेक्टिकल का मतलब क्या हो गया? सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन एट द लेवल ऑफ आइडियाज एंड माइंड्स, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। तो हीगल के लिए, हीगल आइडियलिज्म पर फोकस करता है। हीगल के लिए आइडिया इज एवरीथिंग, आइडियाज आर रियल, और जो अल्टीमेट आइडिया है इन आइडियलिज्म वो क्या है? एब्सोल्यूट स्पिरिट। आइडियाज, अल्टीमेट आइडिया इन आइडियलिज्म इज एब्सोल्यूट स्पिरिट, मतलब आइडियाज इवॉल्व होते रहेंगे until it reaches here। एक बार आप एब्सोल्यूट स्पिरिट पर पहुंच जाओ, एक बार आप अल्टीमेट ट्रुथ पर पहुंच जाओ, तो आपके आइडियाज इवॉल्व होने बंद हो जाएंगे। तो आइडिया इज एवरीथिंग, आइडियाज आर रियल, आइडियाज इवॉल्व until it reaches here। इस वाले, जब तक जीस्ट या एब्सोल्यूट स्पिरिट या उसको अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मिल जाता, तब तक आइडियाज इवॉल्व होते रहते हैं। और डायलेक्टिक्स अगर हम देखें तो इनके हिसाब से डायलेक्टिक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सोसाइटी। एक तो ये आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, आइडिया सब कुछ है, और ये डायलेक्टिक्स की भी बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सोसाइटी। और कॉन्ट्राडिक्शंस तब तक रहे, यहाँ पर आइडियाज कब तक इवॉल्व होते रहेंगे? जब तक आप एब्सोल्यूट स्पिरिट तक ना पहुंच जाओ। और यहाँ पर भी ये कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सोसाइटी, जब तक आप अल्टीमेट ट्रुथ या एब्सोल्यूट स्पिरिट तक ना पहुंच जाओ, तब तक कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो सिंपल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शंस एट द लेवल ऑफ थॉट्स। तो ये हीगल के बारे में था। अब मैंने आपको बताया था कि हीगल के हीगल यंग हीगेलियंस में हीगल के स्टूडेंट थे फ्योबाक। तो फ्योबाक अब आइडिया देते हैं मटेरियलिज्म का, कॉन्सेप्ट देंगे ये। इज द फिलोसफर ऑफ मटेरियलिज्म। तो जो ये फ्योबाक है, he will contradict with Feuerbach ideas contradicts entire thought of the Hegel। ठीक है, तो it is very difficult to accept that only ideas are real। फ्योबाक क्या कहते हैं कि it is very difficult, तो ये contradict, ये पूरा जो भी थॉट है हीगल का, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये कहते हैं it is very difficult to accept कि आइडियाज जो है वो रियल है, ये इस चीज को नहीं मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्योबाक मटीरियल इज रियल, वो कहते हैं मटीरियल रियल है, जो मुझे दिख रहा है वही रियलिटी है, जो मेरे दिमाग में है वो रियलिटी नहीं है, जो मुझे दिख रहा है वो रियलिटी है। हीगल कहते हैं कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस बीइंग। फ्योबाक कहते हैं बीइंग डिटरमाइंस कॉन्शियसनेस। हीगल ये कह रहे हैं कि जो आइडियाज हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हमें बताते हैं कि हम कैसे हैं, वो हमें डिटरमाइन करते हैं कि हम क्या है, हमारे आइडियाज से हमारी आइडेंटिटी है। बट फ्योबाक क्या कहते हैं? फ्योबाक कहते हैं कि मटेरियल कंडीशंस, जो हमारी मटेरियल कंडीशंस है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है, आज की दुनिया में भी आप देख लो, जो हमारा स्टेटस है, जो हमारे हमारा जो हम सिंबल की तरह कार वगैरह, लग्जरियस कार वगैरह यूज करते हैं, तो ये हम आज के उसमें यूज कर सकते हैं कि हमारी मटेरियल कंडीशन हमारे कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करती है। तो बीइंग डिटरमाइंस द कॉन्शियसनेस, मटेरियल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फ्योबाक का है। अब मार्क्स आएंगे। मार्क्स डायलेक्टिक्स को ले लेंगे हीगल से, और मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट उठा लेंगे फ्योबाक से। अब मार्क्स यहाँ पर क्या करेंगे कि हीगल से क्या ले लेंगे? वो डायलेक्टिक्स उठा लेंगे। फ्योबाक के वो
फ्यूबाक से वो मटेरियलिज्म उठा लेंगे। और जब ये हीगल का डायलेक्टिक्स का आइडिया उठाते हैं तो ही आउटराइटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ आइडियलिज्म। तो जो हीगल आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं कि आइडियाज आर रियल, आइडिया सब कुछ होते हैं, आइडिया की वजह से चेंज होता है, क्योंकि ह्यूमन थॉट चेंज हो रहा है, आइडिया चेंज हो रहा है, ये एक कॉज है जिसकी वजह से सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में प्रोग्रेस आ रहा है, जो हमने फैमिली, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीजें देखी थी। तो ये इस आइडिया को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। तो वो हीगल से सिर्फ उनके डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस वाला, काउंटर आर्ग्यूमेंट, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे और फ्यूबाक से वो मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, तो मार्क्स यहां से डायलेक्टिक्स ले रहे हैं और यहां से मटेरियलिज्म ले रहे हैं। तो यहां पर क्या है, मार्क्स से कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस लीड टू चेंज, हीगल भी यही कहते थे, कॉन्ट्राडिक्शंस लीड टू चेंज। लेकिन हीगल क्या कहते थे, कॉन्ट्राडिक्शंस इन माइंड, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में चल रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस आपके माइंड में चल रहा है, ह्यूमन थॉट में चल रहा है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। बट यहाँ पर मार्क्स से कह रहे हैं, डायलेक्टिक्स का आइडिया तो ले रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन तो इनसे ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन लेड टू चेंज, कॉन्ट्राडिक्शन लेड टू एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, बट नॉट ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन इन माइंड। माइंड में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, उसकी वजह से एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं ठीक है, हम मान रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, डायलेक्टिक्स वो ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शंस प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ materialism leads to the evolution of history, led to the change। कॉन्ट्राडिक्शन से चेंजेस आ रहे हैं, डायलेक्टिक से चेंजेस आ रहे हैं, ये हीगल की कॉन्सेप्ट को ये मान रहे हैं, बट not due to the contradictions in mind, not due to the contradiction in human thought, but due to the contradiction present at the level of materialism। और ये materialism का कॉन्सेप्ट इन्होंने फ्यूबाक से उठाया। तो मार्क्स यही डायलेक्टिकल और मटेरियलिज्म को मिलाकर अपनी थ्योरी बनाएंगे। डायलेक्टिक्स इन्होंने हीगल से लिया, मटेरियलिज्म इन्होंने फ्यूबाक से लिया, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को यूज करके ये अपनी थ्योरी बनाएंगे जो आपके सिलेबस में भी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब ये याद रखना है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी नहीं है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है या मेथड है, इसके थ्रू ये अपनी थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझाएंगे। तो मार्क्स यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हीगल कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस इन द माइंड लेड टू द चेंज या लेड टू द एवोल्यूशन, मार्क्स कहते हैं कि माइंड में कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से चेंज नहीं आएगा, या माइंड में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो उससे एवोल्यूशन नहीं हो रही है हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस इज शॉर्ट लिव्ड, कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, हेंस इट इट डज नॉट कैरी द कैपेसिटी टू ब्रिंग चेंज। तो कॉन्शियसनेस शॉर्ट लिव्ड है, इससे चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, जो चेंज आएगा वो कॉन्ट्राडिक्शंस प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मटेरियलिज्म की वजह से आएगा। तो ये यहाँ पर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ से ये हीगल से ये ले रहे हैं, इससे ये ले रहे हैं, ये थ्योरी नहीं है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट है या मेथड है, इससे ये अपनी थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझाएंगे। या तो आज के लिए इतना ही, और कल हम एकदम प्रॉपर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है इन सबकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक था और आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल हम इसे डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करा रही थी मैं आपको। सो थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। गुड बाय।